हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुकेश कटारे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा था जिसमें ये बताया गया था आपको कि कैसे मॉडल आंसर दिखाए भी गए थे कि कैसे हमें मुख्य परीक्षा में अपनी आंसर राइटिंग करनी होती है, क्या सही तरीका हो। 3 मार्कर के कुछ क्वेश्चंस आपको लिए थे, जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया था, साथ ही साथ में जिसमें मॉन्टेस्क्यू वॉल्टेयर के बारे में आपको पूछा गया था। नेक्स्ट फिर अगला क्वेश्चन था कि जो इरविन पैक्ट था उसके बारे में भी आपसे चर्चा की गई थी। चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स लगाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा केशव दास के बारे में पूछा था कि केशव दास के बारे में क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। अकबर ने जो धर्म स्टार्ट किया था तौहीद इलाही, उसको डिस्कशन किया था इसमें। नेक्स्ट फिर इबादत खाना को लेकर के एक मॉडल आंसर आपको बताया गया था। ओके, अब उसके आगे के कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन था फिरोज तुगलक के बारे में कि फिरोज तुगलक जो है वो क्या। फिर ये छोटी छोटी सी डिटेल जो आपके लिए बहुत काम आएंगी कि ध्यान आपको ये देना है 3 मार्कर में कि ये जो कॉपी आपको मिलती है यहाँ पर 2 ये जो कॉलम रहते हैं, तो इसमें पहला कॉलम तो आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, दूसरे में कौन सा आंसर आप दे रहे हो, ए दे रहे हो, बी दे रहे हो, वो लिखना पड़ता है। बट एक चीज़ ध्यान देना कि जैसे मान के चलो यहाँ मैं आपको पुराना क्वेश्चन दिखाया कि इन्होंने 1J इसका आंसर दे दिया, जे के बाद के और एल दो के आंसर इन्होंने नहीं दिए, और अब लिखा इन्होंने 1M। एम क्वेश्चन के बाद यदि अब ये 1K लिखते हैं तो फिर यहाँ इनकी कॉपी जो है वो चेक नहीं होगी। मतलब कॉपी चेक होगी बट इस 1K को आप कैसा ही लिख देते हो यहाँ पर इनकी मार्किंग नहीं होगी। कहने का पर्पज़ बहुत सिंपल सा है कि आपको ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है। जैसे यदि आपको ए आता है ए लिखो, बी आता है बी लिखो, सी आता है सी लिखो। अब आपको पहले ए लिख दिया, फिर आपने सी लिख दिया, अब आप सोचते हैं कि मैं बी कर लूँगा, तो फिर अगले के लिए आपको जो मार्किंग है 0 मिलता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, राइट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, क्या इसमें आंसर होना चाहिए, इन्होंने लिखा है उसके में क्या कमियां हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछा गया, इन्होंने लिखा है कि दिल्ली सल्तनत में 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी। बिल्कुल करेक्ट लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि रक्त पिपासु सुल्तान के नाम से जाना जाता था, समय के आगे का सुल्तान कहते थे। उसके अत्याचारों से सभी परेशान हो गए थे। अत्याचार क्या, वो जो योजनाएं चलाता था वो सारी की योजनाएं फेल हो जाती थी, निसंतान उसकी मृत्यु हो गई थी। तब एक इतिहासकार ने ये कहा है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। तो उसके बाद जो शासक बना वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। इसके द्वारा कुछ विभाग बनाए गए, जैसे इन्होंने लिखा दीवान बंदगान, तो जो गुलाम थे दासों की देखरेख के लिए 1,86,000 की संख्या थी। दूसरा दफ्तर रोजगार, तो ये सही लिखा है। फिर इन्होंने लिखा कि हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक। तो एक्चुअल में क्या है, हिंदू पर सभी पर नहीं, इसने हिंदू ब्राह्मण, तो ये मेंशन करना पड़ेगा। तो जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था। सल्तनत काल का अकबर भी इसे कह सकते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि वैल्यूअर चाहे तो यहाँ पर 3 नंबर दे सकता है, 2 नंबर गारंटेड हैं कि वो इसमें ले कर आएंगे ही, राइट। तो ये यहाँ पर ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया किसके बारे में, यहाँ एनी बीसेंट के बारे में पूछा गया था। तो एनी बीसेंट के बारे में 3, फिर से मैं बोलूँगा कि 3 फैक्ट लिखोगे 3 नंबर मिलते हैं, 2 फैक्ट लिखोगे 2 नंबर मिलेंगे, 1 फैक्ट लिखोगे आपको 1 नंबर मिलेगा। ये लिखते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं होम रूल लीग इंडिया की प्रणेता थी। 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। गुड, 3 फैक्ट लिख दिए, बहुत अच्छा है। 3 नंबर की दावेदारी इनकी हो जाती है, ठीक है। 2 नंबर दिए जा सकते हैं। इन्होंने जो पेपर निकाला था वो भी लिख सकते हैं, है ना। तो लिखने को तो बहुत सारे फैक्ट हैं बट 3 फैक्ट हो गए, तो हाँ 3 नंबर देना चाहिए। आइडियल कंडीशन तो यही कहती है, राइट। तो ऐसे करके ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है, ओके।
अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि इक्तादारी व्यवस्था जो है वो क्या होती है। इक्तादारी व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में, इसको आपने पढ़ा सुना होगा। तो देखें 3 नंबर में कैसे लिखें। तो इन्होंने लिखा कि इल्तुतमिश के द्वारा भू राजस्व संग्रहण व्यवस्था थी। भूमियों को क्षेत्रों में बांटा गया जिन्हें इक्ता कहा जाता था। प्रत्येक इक्ते से भू राजस्व एकत्र, जिसमें 1/5 भाग शासक का और 4/5 भाग जो था इक्तेदार का था। काफ़ी डिटेल बता दी, ठीक। तो डिटेल जो बता दी, बस एक पॉइंट इसमें मिसिंग है कि इक्ता जो था तो किसको देते थे, मतलब जमीन आखिर दी किसको जाती थी। तो इसकी सेना में जो कमांडर थे उनको दी जाती थी, सैलरी के बदले में, नगद वेतन के बदले में उन्हें एकता प्रोवाइड करते थे, जिस पर जो दूसरे लोगों से कृषि करवाते थे और उनसे कृषि के बदले में लगान वसूल किया जाता था। तो वो एक सिस्टम इसमें और जोड़ देते तो अच्छा हो जाता। ऐसी कंडीशन में 2 नंबर इनको आसानी से दिए जा सकते हैं, राइट। ये याद रहेगा। तो मुख्य परीक्षा में 3 मार्कर के जो क्वेश्चन हैं, उन 3 मार्कर के क्वेश्चनों को फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर 1 से लेकर के पेपर 4 तक। पेपर 1 यानी 2 पार्ट में डिवाइड है पेपर 1, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पेपर पार्ट ए में 15 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी में 15 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही पार्ट 2, पार्ट 3 यहाँ तक तो डिवीज़न चलेगा। और पेपर 4 जो एथिक्स का है उसमें ये डिवीज़न बंद हो जाता है। इसमें यदि आप आयोग की वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर लिखने की कोशिश करते हो, जैसे उन्होंने कहा है कि 1 या 2 लाइन में आंसर देना है, तो फिर आपको नंबर 3 तो नहीं मिलने वाले, राइट। तो हमें क्या इसमें स्मार्टनेस दिखानी है हमारे पास, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि मुख्य परीक्षा में कि कैसे इसमें स्मार्टनेस दिखा सकते हो। कि इन क्वेश्चनों को, जैसे 15 क्वेश्चन पार्ट ए में, तो आप इसमें 15 मिनट लगा लो। 15 की जगह आप 20 मिनट खर्च कर दो। 2 लाइन में आंसर देने की कोशिश करो, 2 लाइनें और लिखो एक्सप्लेनेशन में, प्लस 2 लाइन और जोड़ो, ठीक है। तो 4 लाइनें लिखने की कोशिश करो, उन 4 लाइनों में 3 मेजर फैक्ट लाते हो। 20 मिनट, जैसे हो तो 15 मिनट में जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनके आंसर जो हैं आप 1 मिनट से कम समय में भी लिख देते हो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कभी हम वहाँ सोचने भी बैठ जाते हैं कि अरे इसका हमसे आंसर नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या लिखेंगे। जैसे मैंने फेस किया कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था 3 मार्कर में, कि संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा कौन से 3 शब्द जोड़े गए। अब एग्ज़ाम का प्रेशर समझो कि एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे रहते हैं कि तब क्या स्थिति बनती है। वहाँ पर मुझे 2 शब्द तो याद आ गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तीसरा शब्द मिसिंग हो गया, याद ही नहीं आ रहा है कि उसको कैसे लिखें। अब जब ऐसी सिचुएशन बने कि अरे ये तो बहुत सिंपलेस्ट है, इसको तो हम पढ़ते रहते हैं, और आप उसको भूल गए, तो देन अब क्या होगा। तो प्रेशर में आकर के आगे के जो क्वेश्चन है वो भी अब आप स्किप करने लगते हो, मीन्स उनमें भी गलतियां करने लगते हो। तो ऐसी सिचुएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि इन केस अगर आप कोई क्वेश्चन भूल गए, आप क्वेश्चन नंबर डाल दो और उसके लिए 2-3 लाइन छोड़ दो, अगले क्वेश्चन को करने लगो। बाद में फिर वो आपको अपने आप से क्लिक करेगा, याद आएगा, जब याद आ जाए तब उसको मेंशन कर दो। तो ऐसी सिचुएशन बनती है। दूसरी बात, मैं अगले इसका जो पार्ट है उसमें आपको 6 नंबर वालों का एग्जाम्पल दूंगा, साथ ही साथ कुछ टिप्स और ले लो मुख्य परीक्षा के संबंध में। होता क्या है उनके लिए जो पहली बार लिखने बैठते हैं, नहीं पता रहता है कि हमें क्या करना है, तो वो नए नए मार्केट से पेन खरीद लेते हैं। तो कभी भी एग्ज़ाम हॉल में न्यू पेन लेके मत जाइए। आप उस पेन को पहले यूज करो, प्रैक्टिस करो, जब उस पेन का फ्लो बन जाए तब लेकर के जाओ। तो उससे क्या होता है कि शुरुआत के 2 पेज आपको जिसमें उसकी फ़्लो बनाने में खर्च होते हैं वो नहीं बनेंगे। पेन पहले से सर्च कर लो कि आप उसमें किस में स्पीड तेज़ से लिख पाते हो, ग्रिप आपकी उसमें ठीक से आती है नहीं आती है, उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के साथ एक प्रॉब्लम है
कि इंग्लिश मीडियम बड़े फास्ट स्मूथली लिखा जाता है, लाइन के ऊपर एक जगह पेन रखते हैं और लिखते लिखते चले जाते हैं। बट हिंदी में हर बार आपको कलम उठानी पड़ती है, मराठा लिखोगे, रा बनाओगे, डंडा खींचोगे, फिर ऊपर लाइन खींचना पड़ती है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। इससे बचने का एक और ट्रिक है कि यहाँ जो आयोग कॉपी आपको प्रोवाइड करता है वो कॉपी काफ़ी अच्छी है, उसमें लाइन खींची रहती है, ब्लू कलर से लाइन रहती है। तो आप जो लिखते हो नीचे और फिर उसके ऊपर जो पेन से लाइन खींचते हो, वो लाइन आपको खींचो ना खींचो उसमें विजिबल नहीं होती, वो दिखाई नहीं देती है। तो आप अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए ऊपर ये लाइन खींचने वाला जो प्रोसेस है इसको छोड़ भी सकते हो। मगर ये कब छोड़ोगे? ये अगर आप अभी से छोड़ते हो तब तो आप अपनी स्पीड बढ़ा पाओगे। आप यदि ऐसा सोचते हो कि मैं वहीं एग्ज़ाम हॉल में जाकर के लाइन खींचना बंद कर दूंगा तो आपकी जो नेचुरल स्पीड है उससे भी कम स्पीड आपकी हो जाती है। इसलिए ध्यान देना, जो कुछ चेंज करना चाहते हो अभी से करो। राइट। अगला एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि होता क्या है, जैसे अभी आप यूनिवर्सिटी के पेपर देते हो तो जो क्वेश्चन आया वो लिख दिया, उसके बाद फिर मुझे दूसरा आया लिख दिया। यहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि क्वेश्चन के आंसर उसी ऑर्डर में देना है जिस ऑर्डर में वो आपकी आंखों के सामने आते हैं। मीन्स पहले क्वेश्चन नंबर 1 करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 1 में कितने क्वेश्चन? 15। उसमें कोई आपके सामने चॉइस नहीं रहती है, पूरे के पूरे करना है, कोई ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कर सकते हो। मगर जब क्वेश्चन नंबर तीसरा करोगे तो तीसरे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन कर लो, 3 करने होते हैं वो तीनों कर लो। ऐसा नहीं क्वेश्चन नंबर 3 का एक कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम एक कर देते हैं फिर 3 का करेंगे, ये मत करो। प्रैक्टिस सबसे अच्छी बात ये होना चाहिए कि जिस ऑर्डर में आते हैं उसी ऑर्डर में आप उनके आंसर दो, तो उसमें कोई समस्या नहीं आती है। राइट। तो अगला जो वीडियो है उसको मैं आपको 6 नंबर के जो क्वेश्चन है उसको टेस्ट कैसे वो लिखा जाता है, क्या कमियां हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।